दोस्तों यूपीएससी ने पिछले 7 से 8 सालों में प्रीलिम्स का जो पेपर का पैटर्न रखा है वो काफ़ी ज़्यादा डायनेमिकली चेंज किया है, इवॉल्व किया है। उससे पहले क्या था कि 5 से 10% चेंजेस आपको देखने को मिलते थे ईयर ऑन ईयर, और वो आपको 5 से 10 सालों में एक बड़ा चेंज देखने को मिलता था कि हाँ, यूपीएससी ने काफ़ी इवॉल्व किया है खुद को सिग्निफिकेंटली। लेकिन रिसेंटली इनफैक्ट 3 से 4 सालों में आप देखोगे 30 to 50% ट्रेंड चेंज कर रहा है। एक ही साल में 30 से 40%, 50% पेपर का जो ट्रेंड है वो आपको चेंज होता हुआ दिखेगा। स्पेशली ये चीज़ प्रीलिम्स में ज़्यादा वैलिड है, ऐसे पेपर्स में काफ़ी वैलिड है, एंड आपको GS4 में भी दिखेगा। तो प्रॉब्लम ये है, अगर आप यूपीएससी 2025 के लिए तैयारी कर रहे हो और आपका ये फर्स्ट अटैम्प्ट है या फिर ग्रेटर देन फर्स्ट है, तो फर्स्ट अटेम्प्ट वालों के लिए ये प्रॉब्लम है कि हम क्या करें, किसको फॉलो करें, किसके गाइडेंस फॉलो करें। आज के टाइम पे तो गाइडेंस भी अवेलेबल है, फ्री पेड एवरीथिंग, एंड जो ऑलरेडी अपेयर हो चुके हैं। हर साल स्ट्रेटजी चेंज कर करके अगर आप परेशान हो रहे हो तो उसका सॉल्यूशन क्या है, उस लूप से बाहर निकलने के तरीके क्या हैं, इस पर हम बात करेंगे। बेसिकली आप अपनी तैयारी को 3 चीज़ों में डिवाइड करोगे। प्री, मेंस, मेंस जब हम बात करते हैं उसे जीएस मेंस आप कह लो, इंक्लूडिंग एसए भी आप कहो, एंड ऑप्शनल। तो सबसे पहले अगर आप कहो कि आपके प्रिपरेशन के कंपोनेंट क्या हैं, एक कंपोनेंट आपका स्टैटिक पार्ट आता है, एक कंपोनेंट आपका आता है करंट अफेयर्स, एक आता है प्रैक्टिस करना जिसमें आपके प्रीवियस ईयर या टेस्ट सीरीज आएंगे, आंसर राइटिंग, एंड इन जनरल राइटिंग आप कितना करते हो उसका भी काफ़ी बड़ा रोल है। बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स हैं इंक्लूडिंग मी जिन्होंने आंसर राइटिंग के बदले सिर्फ राइटिंग पर फोकस किया। लिखो लिखो लिखो, लगातार रजिस्टर्स भरो एंड पेन की रिफिल काउंट करो एंड उनको खाली करो। ये मेरी राइटिंग की स्ट्रेटजी है, वो भी वर्क करती है, वो भी करना चाहिए। एंड जो कंपोनेंट है टाइम इंक्लूडिंग स्ट्रेटजी, आप कहाँ कैसे दे रहे हो, ये कुछ मेजर कंपोनेंट हैं यूपीएससी प्रिपरेशन के। यहाँ पे मैं आपको बुक लिस्ट नहीं बताऊँगा, आपको पता है बुक लिस्ट क्या है। स्टैटिक में जब आप तैयारी करो तो मैं आपको दो चीज़ें बता देता हूँ, प्री को अलग रखो एंड मेंस को। पहले हम जीएस की बात कर रहे हैं। प्री मेंस को आपको अलग रखना है। प्री और मेंस की प्रिपरेशन इज़ नॉट इंटीग्रेटेड। आपको टॉपर स्टॉक में मिल जाएगा, ब्लॉग मिल जाएंगे कि प्री और मेंस की तैयारी इंटीग्रेटेड। नो, इट इज़ नॉट। प्रॉब्लम ये आती है कि जब आप प्री और मेंस को इंटीग्रेट करते हो तो पहला इशू स्टैटिक में आता है, दूसरा करंट अफेयर्स में आता है। जैसे मैं कहूँ एक जीडीपी कोई टॉपिक है, अब जीडीपी से प्रीलिम्स में क्या क्वेश्चन पूछ सकता है, यहाँ फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन पूछ सकता है। जीडीपी के कैलकुलेशन के मेथड्स क्या हैं, सीएसओ के रिफॉर्म्स क्या हैं, और इसका जो डिफरेंट इंडिसेस हैं उन पर क्या लेना देना है, नेशनल इनकम से क्या लेना देना है, डब्ल्यूपीआई, इन सब से रिलेशन आपको देखने को मिलेगा। बेसिकली कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है ये प्री के लिए। अब मेंस के लिए क्या क्वेश्चन पूछेगा, जीडीपी से रिलेटेड क्या इशू चल रहे हैं अभी। आज की डेट में हम 5th लार्जेस्ट इकनॉमी है, आने वाले टाइम में हम एस्पायर करते हैं कि 3rd लार्जेस्ट इकनॉमी बन जाए। पिछले कुछ सालों से आपने ये डिबेट सुनी होगी। तो मेंस में क्या क्वेश्चन पूछेगा, मेंस में ये सब तो नहीं पूछेगा जो प्री में पूछ रहा है कि इसका नेशनल इनकम से क्या रोल है, रिलेशन है, या फिर क्या फॉर्मूला है। यहाँ क्वेश्चन पूछेगा कि हम 3 ट्रिलियन या 5 ट्रिलियन डॉलर की इकनॉमी या इतने ट्रिलियन डॉलर की इकनॉमी बनना एस्पायर कर रहे हैं, उसमें क्या चैलेंजेस हैं, क्या प्रॉस्पेक्ट्स हैं, क्या संभावनाएं, ऐसा कुछ क्वेश्चन पूछेगा। आप उनको कैसे रिजॉल्व कर सकते हो। अब इसमें अगर आपको जीडीपी का कोई बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं आता, कंपोनेंट नहीं आता, तो भी आपका काम चल जाएगा। या तो फिर मेंस में बिल्कुल ही क्वेश्चन पूछ ले कि बजट के कंपोनेंट्स क्या हैं, तो एक अलग कहानी है, वो तो आप प्री के लिए तैयारी कर ही रहे हो। दूसरा दूसरा आता है करंट अफेयर्स में। जब आप कहते हो करंट अफेयर्स में प्री और मेंस इंटीग्रेटेड है, तो फिर मंथली मैगजीन आती है 100 से 120 पेज की। सिनॉप्सिस पे आप देखो पीटी अलग है एंड डेली करंट अफेयर्स भी है, फ्री रिसोर्सेज में आपको मिल जाएंगे, वहाँ देखो आप। और जो मंथली मैगजीन है, मंथली मैगजीन में टेक्निकली प्रीलिम्स का अगर इतना पार्ट है, एक पेज ये है और एक पेज ये है, तो बाकी सारा मेंस के लिए है। एंड बीच में हेयर एंड देयर एक फैक्ट यहाँ लिखा है, एक फैक्ट यहाँ लिखा है, एक कोई बॉक्स बना है, ये प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। सारा तो इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जब आप लेकर बैठते हो प्रीलिम्स के टाइम पर तो भी आप प्री और मेंस रिवाइज कर रहे हो, आप ये भी पढ़ रहे हो, ये भी पढ़ रहे हो, कहीं ये ना हो, ये ना छूट जाए, वो एक फोमो रहता है हमारे मन में। उसका तरीका क्या है, आपको स्टार्टिंग से तैयारी जो करंट अफेयर्स है वो पढ़ो ही, प्रीलिम्स के लिए अलग और मेंस के लिए अलग। उसके लिए अगर आप सिनॉप्सिस फॉलो करते हो, सिनॉप्सिस की वेबसाइट पे फ्री रिसोर्सेज में जाना, ये वेबसाइट है, फ्री रिसोर्सेज में जाओगे, वहाँ पे आपको PT 360 मिलेंगे। विज़न के भी चलते हैं, PT 365। तो हमने क्या किया, विज़न के सारे टॉपिक लेके प्लस इनसाइट्स के सारे टॉपिक लेके प्लस जो हमारे माइंड में इधर उधर से जो टॉपिक्स थे वो लेके
कंपेयर करके टॉपिक लिस्ट अगर विजन में 100 है तो हमारे पे 130 135 ये टॉपिक होंगे। बहुत आराम से आप कंपेयर करना, इंडेक्स आपको समझ आएगा, तो आप फॉलो कर सकते हो, फ्री है अभी तो। जब आपको लगे कि प्री का स्टैटिक हो गया, प्री का करंट अफेयर्स पढ़ लिया, तब मेंस में मूव करो। आप प्री और मेंस की कंबाइंड प्रिपरेशन करने जाओगे तो प्रॉब्लम्स आएंगी, आपके अटेम्प्ट पे अटेम्प्ट निकलते रहेंगे। अगर आप इस चीज़ से एग्री करते हो, आपने अटेम्प्ट दिए हैं, तो आप चाहे तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, नहीं तो अपने माइंड में रखो, कमेंट सेक्शन में बताना इतना कोई इंपॉर्टेंट है नहीं। अब दूसरी बात करते हैं कि जब हम करंट अफेयर्स पढ़ते हैं तो एक और चीज़ आती है कि करंट तो है, कंटेम्प्रेरी क्या है। अभी मैं कहूँ जैसे राम मंदिर का मुद्दा जो चला, या फिर अभी सेकुलरिज्म का एक कोई इशू आएगा, या फिर कोई भी मुद्दा, अभी बोर्ड के एक्ट के इधर उधर जो चेंजेस हैं उनकी बात चल रही है, नाम नहीं लूँगा मैं एक्ट का, वो सब क्या है, कंटेम्प्रेरी इश्यूज़ हैं। करंट क्या है, आज कोई चीज़ हुई, आज कोई बिल पास हुआ, वो आज के लिए करंट अफेयर्स है। जिस दिन डिमोनेटाइजेशन आया वो उस दिन का करंट अफेयर्स है। जिस दिन हम कोई सैटेलाइट लॉन्च कर देते हैं वो करंट अफेयर्स है। लेकिन उसी सैटेलाइट को हमने कैसे लॉन्च किया, PSLV से या GSLV से, ठीक है। अब PSLV की वर्किंग और GSLV की वर्किंग ये आपका कंटेम्प्रेरी में आना चाहिए, एक्चुअली आना ये स्टैटिक में चाहिए। प्रॉब्लम क्या है कि PSLV GSLV की वर्किंग के ऊपर ना तो आपने कोई ढंग से बुक पढ़ी है, ठीक है, और ना ही ये बहुत डिटेल में करंट अफेयर्स में कवर होते हैं। कहीं किसी ने किसी लेंथ में कवर किया, कहीं किसी लेंथ में कवर किया। जब आप स्पेस साइंस पढ़ते हो तो आपको ऑर्बिट पढ़ने होते हैं, ऑर्बिट से स्टार्ट करोगे, टाइप ऑफ सैटेलाइट पढ़ोगे, ऑर्बिट में देखोगे लो स्टेशनरी से लेके हाई स्टेशनरी, अलग अलग टाइप के ऑर्बिट्स क्या है, उनका फंक्शन क्या है, पर्पस क्या है, वहाँ से लेके उसमें मिसाइल टेक्नोलॉजी का क्या रोल है, सब कुछ चीज़ें आपको पढ़नी है। ये कंटेम्प्रेरी इशू, जो मुद्दे सालों साल चलते हैं लेकिन बुक्स में उनका कोई प्लेस है नहीं, राइट। जैसे एंटी डिफेक्शन लॉ है। अब टेक्निकली ये मुद्दा आप देखोगे कि लक्ष्मीकांत में भी मिल जाएगा, ज़्यादातर जगह मिल जाएगा, लेकिन ये इतना मेजर मुद्दा है, मेंस के पर्सपेक्टिव से कवर नहीं है बुक्स में, तो इसको आप कंटेम्प्रेरी इशू कहोगे। बायोटेक्नोलॉजी हो गया, ये आपका कंटेम्प्रेरी इशू है, राइट, इस तरह की चीज़ें। अब इनको तैयार करने के लिए आप सिनॉप्सिस की वेबसाइट पे जाना, कोर्सेज में मेंस इन 300 टॉपिक्स एक कोर्स दिखेगा, वहाँ पे टॉपिक लिस्ट लिखी है GS 1 2 3 4 के हिसाब से। वहाँ जो टॉपिक लिस्ट दिया उसको प्रिंट लो और वो टॉपिक्स आप कवर करो, वो आपको करने चाहिए, चाहे आपका कोई भी अटैम्प्ट हो, चाहे आपका फर्स्ट अटैम्प्ट है तो भी, एंड फर्स्ट के अलावा कोई ग्रेटर देन फर्स्ट है, सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवन्थ एट्थ नाइन्थ 10th अटैम्प्ट, जो भी आप अटैम्प्ट दे रहे हो, हर अटैम्प्ट में, क्योंकि अगर अटैम्प्ट्स बढ़ते जा रहे हैं तो भी आपको इन चीज़ों पे काम करने की नीड है। और अगर आप फर्स्ट अटैम्प्ट बिगनर हो तो ट्राई करो कि उसको डे 1 ही कंट्रोल में रखो, ठीक है। तो कंटेम्प्रेरी इश्यूज आप साथ में कवर करोगे, वो आपको वेबसाइट से मिलें, ब्लॉग से मिलें, जहाँ से मिले वहाँ से आपको करनी चाहिए, इंटरनेट से सर्च करो। डू नॉट यूज़ ChatGPT फॉर दिस, आपको प्रॉब्लम ये आएगी। ChatGPT कई बार रिजल्ट्स देखने में बहुत बढ़िया देता है, आपको एक एक फैक्ट वैलिडेट करना पड़ेगा, वेरीफाई करना पड़ेगा, देखने में बहुत बढ़िया लगता है, लेकिन जब आपको पता चलता है ना फैक्ट गलत है, डेटा गलत है, कहाँ से वैलिडेट करोगे, तो अवॉइड करो उसको। कोई भी AI टूल अपनी UPSC की प्रिपरेशन में थोड़ा बहुत हेल्प कर सकते हो, उसके बेस पे तैयारी करने जाओगे तो आपके में फैक्चुअल्स इश्यूज आएंगे। फिर अब बात आती है प्रैक्टिस करने की। प्रैक्टिस करने के लिए कुछ साल पहले टेस्ट सीरीज़ चलती थी, आज की डेट में PYQ चलते हैं, आने वाले टाइम में PYQ प्लस टेस्ट सीरीज़ दोनों चलेंगी, और विद टाइम जो ये जाएगा DPP की तरफ जाएगा, डेली प्रैक्टिस क्वेश्चंस, या DPC शीट जो IIT JEE की तैयारी के टाइम पे हम लोग करते थे। बेसिकली आपको हर रोज़ क्वेश्चंस करने हैं, चाहे आप PYQ से करो चाहे टेस्ट सीरीज से करो। PYQ में पहले क्या UPSC CSE के कर लो, आपको अगर सिनॉप्सिस पे जाना है MSGP कोर्स इस पर चलता है, 40 ईयर्स के PYQ, इतना डिटेल में जाएगा नहीं, प्रॉब्लम मैं बताता हूँ इसमें क्या है PYQs में। दूसरा जो डिफेंस के एग्ज़ाम्स हैं, UPSC NDA है, CDS है, CAPF है, फिर आपके UPSC और एग्ज़ाम्स भी लेता है, ऐसे मेडिकल के लिए लेता है, इंजीनियरिंग सर्विसेज का है, वहाँ GS का थोड़ा बहुत सेक्शन आपको दिखेगा, एंड जियो साइंटिस्ट एग्ज़ाम है, ऐसे बहुत सारे। तो इनमें आपको क्या करना, CSE तो आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा 40 ईयर्स चले जाओ, 25 ईयर्स चले जाओ, जितना मैक्सिमम पीछे चले जाओ उतना बढ़िया। बाकी डिफेंस का क्या है, ईयर बाय ईयर जाओ, या जो UPSC के नॉन CSE एग्ज़ाम्स हैं 24 करो, फिर 23 करो, फिर 22 करो, जितना पीछे चले जाओ, जितना पीछे चले जाओ, हर रोज़ आपको टाइम देना। ये डिटेल में हम टाइम में बात करेंगे। प्रॉब्लम ये है PYQ और टेस्ट सीरीज़ की, प्री के बाद मेरी इस बार भी बहुत स्टूडेंट से बात हुई। अभी तो सब लोग बात कर रहे हैं कि टेस्ट सीरीज़ क्यों इंपॉर्टेंट है एंड PYQs क्यों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ये सबको पता है। बट जब मैं बात करता हूँ तो
मैक्सिमम लोगों का लेस देन 2% लोग हैं जिन्होंने 40 ईयर्स से ऊपर के PYQ किए। लेस देन 2% है ये डेटा। आपको पता है, आप खुद से क्वेश्चन करो आप कौन से परसेंट में आते हो। अगर आप इस 2% में आते हो, आप आसपास के लोगों से वैलिडेट करो, आपको पता रहेगा कि आप कितने आगे हो उनसे। और अगर आप बाकी 98% में आते हो तो आपको आंसर ऑलरेडी पता है, आपको कहाँ जाना है, यहाँ जाना है। प्रॉब्लम यह है PYQs की चिंता करने वाले लोग बहुत हैं, चिंता कराने वाले लोग बहुत हैं, बट एक्चुअल में आप PYQ करोगे कब, करना भी तो है। अगर आप 40 ईयर्स, अब इनफैक्ट 45 ईयर्स हो गए, अगर आप 1979 से लेके अब तक के क्वेश्चंस देखोगे तो 4500 क्वेश्चन होने चाहिए, प्लस CSET के लगभग 13-14 ईयर्स के क्वेश्चन अवेलेबल है 80 के हिसाब से। इसमें से GS में से आप ये मानो कोई 1000 क्वेश्चन इरेलीवेंट होंगे उन साल के करंट अफेयर्स या वहाँ की न्यूज़ जो आज की डेट में चेंज हो गया, या फिर एग्रीकल्चर में डेटा वगैरह चेंज हो गया। हालांकि वो क्वेश्चन रेलेवेंट है उस साल के हिसाब से, उसका आंसर हो सकता है एग्रीकल्चर या पॉपुलेशन में D हो या C हो। फॉर एग्जांपल अभी कहूँ कि इंडिया सो एंड सो क्रॉप में 2005 में किस चीज़ का एक्सपोर्टर था, कौन से नंबर पे था, आज हो सकता है नंबर चेंज हो गया। लेकिन क्वेश्चन का नेचर, क्वेश्चन की थीम आपको हमेशा ध्यान रखनी पड़ेगी। बहुत पुराने क्वेश्चंस भी काम आते हैं, जैसे इस बार उन्होंने क्वेश्चन पूछा रडार के यूजेस क्या है। 1980 में भी यही पूछा था रडार के यूजेस क्या हैं, तो आपको ये पता रहेगा। ऑल दो उसमें आप ऑल ऑफ द एबव लगा सकते थे, डिस्प्यूट है, हो सकता है डायरेक्टली आप ना कर पाओ, लेकिन क्वेश्चन तब से पूछ रहा है। एक कोकोआ क्रॉप पूछी है कि घाना में है या कहाँ है, 2017 में ये क्वेश्चन पूछा था एग्रीकल्चर में कि 3-4 क्रॉप थी कि कौन सी कहाँ से ओरिजिन, उनके ओरिजिन के ऊपर क्वेश्चन पूछा था। तो जब आप वो क्वेश्चन करते हो डिटेल में, क्वेश्चन ओरिजिन पे ही था। अगर आप MSGP में उसका सॉल्यूशन पढ़ोगे तो उसमें लाइन लिखी हुई है, आइवरी कोस्ट लिखा हुआ है एंड घाना लिखा है। बस आपको इतना पता होना चाहिए कि आइवरी कोस्ट ही कोटेडे आइवरे है, बट घाना भी लिखा हुआ, आप कर सकते हो। हाँ, हालांकि वो इतना डिटेल में है। प्रॉब्लम यह है कि क्या आप उसे एग्ज़ाम पे ले जाओगे। जब भी आप, इसका मतलब क्या है पहले मैं समझाता हूँ, क्या आप एग्ज़ाम में ले जाओगे, इसका मतलब क्या है। इसका मतलब यह है, मान लो आपको कोई चीज़ लगी कि ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। मान लो इस बार उन्होंने कोकोआ पे पूछ लिया कि ये कहाँ पैदा होता है, इनका जेनेसिस बता दो कहाँ है। लास्ट ईयर मशरूम पे पूछा, नॉक्टर्नल एनिमल पे पूछा, फिर कभी रामसर साइट पे पूछ लेगा। आपको खुद से 3-4 क्वेश्चन करने हैं। पहला क्वेश्चन ये कि क्या ये इंपॉर्टेंट है, तो अभी आपको दिखेगा कि क्रॉप का ओरिजिन हाँ इंपॉर्टेंट है, मशरूम्स इंपॉर्टेंट हैं, नॉक्टर्नल एनिमल इंपॉर्टेंट तो हैं, यस, तो इंपॉर्टेंट हो गया, पढ़ना तो है। फिर आप दूसरा क्वेश्चन करोगे, क्या ये मैं याद कर पाऊँगा, लर्न कर पाओगे। जैसे 80 रामसर साइटें आप पढ़ सकते हो, बट क्या सारे नेशनल पार्क पढ़ सकते हो, क्या सारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पढ़ सकते हो, क्या सारे हिस्ट्री के वन लाइनर कर सकते हो। सॉइल टाइप में आप कितनी डिटेल में, जो आप कहते हो कि सॉइल में ये एक्स टाइप की सॉइल है, सपोज ब्लैक सॉइल है, इसमें क्या न्यूट्रिएंट प्लस में है क्या माइनस में है, क्या आप वो याद कर सकते हो। तो आपको अपनी लिमिट्स और कैपेबिलिटीज़ याद करनी पड़ेंगी। और जब भी आपको डाउट आए कि आपको किसी चीज़ को याद करने में दिक्कत आ रही है, तो ये मान के चलो दुनिया में ना आप बहुत बुद्धिमान हो, ना ही बहुत लो IQ के लोग हो। हम सब ऑलमोस्ट IQ लेवल हमारा यही होता है, कोई यहाँ नहीं होता, कोई यहाँ नहीं होता। एक्सट्रीम केसेस अगर हैं तो आप UPSC के लिए नहीं बने हो, ना इस जगह पे ना इस जगह पे। तो जब ह्यूमन माइंड सेम वे में काम करता है, मैं आपको बता सकता हूँ कि आपको इस बुक के इस पैराग्राफ में इश्यूज आते हैं। अभी अगर मैं कहूँ कि लक्ष्मीकांत आप पढ़ रहे हो चैप्टर, सिटीजनशिप में सबको दिक्कत है। अभी मैं कहूँ पावर के डेलीगेशन वाला जो एक पैराग्राफ लिखा है, उसमें सबको दिक्कतें आती हैं। इमरजेंसी प्रोविज़न का एग्जैक्ट जो डेटा है याद करने में सबको दिक्कतें आती है, तो आती हैं। तो आप ये समझो, अगर आप याद नहीं कर पा रहे हो, 80 रामसर साइट आप नेमोनिक बना लो, लेकिन अब वो रामसर साइट के अंदर पूछ ले रिवर क्या है, उसमें चिड़िया बिल्ली कौन से है, तो फिर क्या करोगे। तो बस आपको अपनी लिमिट्स और कैपेबिलिटीज़ ध्यान रखनी है, और बाकियों की लिमिट्स और कैपेबिलिटीज़ भी ध्यान रखनी है। सब UPSC सेम एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। फिर तीसरी चीज़, मान लो आप याद कर भी लेते हो, आपने 80 रामसर साइट भी याद कर ली, उसके अंदर का डेटा भी याद कर, सब कुछ, तो कितने चांसेस हैं कि आप एग्ज़ाम में इसे कर पाओगे। और अगर आपको लगता है कि आप कर लोगे, तो कितने चांसेस है कि एग्ज़ाम में सब कर पाएंगे। बात ये भी है ना कि रामसर साइट का एक बहुत टिपिकल सा क्वेश्चन आया, आपने कर लिया, बट बाकी लोग नहीं कर रहे हैं। आप ले आओ 160 नंबर प्रीलिम्स में, बट नीड ही नहीं थी। तो आप बस इस चीज़ को ध्यान रखो, जब भी आप नया कंटेंट पढ़ो, चाहे वो करंट में हो, चाहे कंटेम्प्रेरी में हो, या स्टैटिक में भी आप कोई नई बुक उठाते हो, ये क्वेश्चंस आपको खुद से पूछने चाहिए।
अब जब प्रैक्टिस कर रहे हो ना तो कुछ चीज़ें आप ज़रूर देखोगे कि क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं तो ठीक है, आप ये देखो क्यों सॉल्व हो रहे हैं, और नहीं सॉल्व हो रहे हैं तो आप कैसे सॉल्व कर सकते हो, क्या कमी है, क्यों सॉल्व नहीं हो रहा है, याद नहीं आ रहा है, बबल गलत भर दिए, टाइम मैनेज नहीं हो रहा है। इसके ऊपर हम एक फर्दर लेक्चर में बात करेंगे कि कैसे वो स्ट्रेटजी ठीक की जा सकती है। अगर याद नहीं हो रहा है तो रिवाइज करो। मान लो आपको आता नहीं है कोई क्वेश्चन, आप PYQ करते हो या एग्ज़ाम में बैठे हो, टेस्ट सीरीज़ में कहीं भी आप कोई क्वेश्चन कर रहे हो, आपने नहीं गलत कर दिया, तो पहले तो आप ये देखो गलत क्यों किया था, कहीं बबल तो गलत नहीं कर दिया, कहीं ऐसा तो नहीं कि क्वेश्चन ही छूट गया, आपने फटाफट जल्दी जल्दी के चक्कर में ढंग से पढ़ा नहीं, ये इशू हो सकता है। दूसरा, आता ही नहीं था। अब आता नहीं था अगर मैं कहूँ कि मुझे आता ही नहीं है तो क्यों नहीं आता, दो रीज़न हो सकते हैं, या तो याद नहीं आया एग्ज़ाम में, ठीक है, याद नहीं आया वो इशू है, या फिर पढ़ा ही नहीं था, तभी तो कोई चीज़ नहीं आती। अब याद नहीं आया तो आप रिवाइज़ करोगे बार 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 तो याद आएगा, पढ़ा नहीं है तो पढ़ोगे। अब आप पढ़ने में भी ये देखोगे क्या ये पढ़ने की ज़रूरत है, क्या मैं इतना पढ़ सकता हूँ। अभी DD बसु से लक्ष्मीकांत को रिप्लेस कर दो आप, वो DD बसु से क्वेश्चन पूछने लगे, क्या आप कर पाओगे, कोई नहीं कर पाएगा। तो एक लिमिट हमेशा रखनी है, टाइम आपके पास उतना ही टाइम है। आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि टाइम तो आपके पास उतना ही है, टाइम बहुत ज़्यादा नहीं आएगा। टाइम आपको प्री के लिए भी देना है, प्री में GS और CSET दोनों के लिए देना है। मेंस के लिए, मेंस में 5 सब्जेक्ट हुए बेसिकली, GS 1 2 3 4 ऐसे सब्जेक्ट तो 26-27 है। GS 1 में आपके 3 मेन सब्जेक्ट हैं, हिस्ट्री, सोशल इश्यूज़ एंड ज्योग्राफी, जिसमें हिस्ट्री में 6 हो जाती हैं, ज्योग्राफी में अगेन 5-6 हो जाते हैं। फिर पेपर 2 में आप देखो पॉलिटी है, IR है एंड गवर्नेंस या पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एक टॉपिक आ जाता है। GS 3 में 6 सब्जेक्ट हैं एंड GS 4 में मिनिमम एक सब्जेक्ट तो है ही, अगर आप अप्लाइड और थ्योरेटिकल पार्ट पे ना जाओ तो। आपको टाइम मैनेज करने के लिए इफेक्टिवली क्या करना चाहिए, कुछ लोग क्या करते हैं 2 घंटे एक सब्जेक्ट पढ़ते हैं, फिर 2 घंटे दूसरा, फिर 2 घंटे तीसरा, ये चीज़ भी चल सकती है। इसमें प्रॉब्लम ये है कि मान लो अभी कोई सब्जेक्ट है, इसको पढ़ने का आपने फ़्लो बनाया और यहीं पे आपने बंद कर दिया, तो अगले सब्जेक्ट का भी फ़्लो यहीं बनेगा, ये आपकी तैयारी रहेगी। मान लो दूसरा बंदा, या मैं करता हूँ तैयारी, मैं पढ़ता हूँ और मैं लगातार 6 घंटे पढ़ता हूँ, मैंने भी यहीं पढ़ना शुरू किया, मेरा भी सेम मोड है बट फ्लो बन रहा है, तो हो सकता है फिर वो ऐसे चले। बट आपको देखना है आप किस तरह से चीज़ें बेटर कर पाते हो, राइट। आप टाइम देखो, आपके पास लगभग 1000 घंटे होने चाहिए प्रीलिम्स के लिए, मिनिमम पढ़ने के लिए, ठीक है। इनफैक्ट प्री प्लस मेंस के लिए आप मान के चलो आपको 1000-1200 घंटे प्री और मेंस के लिए देने, और 500 से 700 घंटे ऑप्शनल के लिए देने। 500 से 700 घंटे के लेक्चर्स नहीं देने, 1200 घंटे के लेक्चर्स नहीं देखने, वो मत समझना। क्यों, मान लो मैं आपको अभी एक कैलकुलेशन बता देता हूँ, आप आज की डेट में पढ़ो, किसी भी अटेम्प्ट में तैयारी कर रहे हो, मान लो आप अभी 1200 घंटे के लेक्चर्स देखते हो, एंड मैं मान लेता हूँ आप लाइव क्लास में बैठे हो तो 1200 के 1500 घंटे होंगे, क्योंकि आप थोड़ा पहले आते हो जाते हो, वो एक अलग चीज़ है। और आप रिकॉर्डेड लेक्चर देख रहे हो तो हो सकता है आप 2x पे भी देख लो, वो 2x तो बहुत ज़्यादा हो जाता है, 1.5x। मान लो आप 900 से 1000 घंटे हो गए, ये कितने घंटे पढ़ोगे। एक साल में 365 दिन है, जिसमें से मैं मान लेता हूँ कि 65 तो कहीं ना कहीं निकल जाते हैं किसी ना किसी चीज़ में। हमारी इस एज में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं, कभी शादी से रिलेटेड, कभी घर वालों से रिलेटेड, कभी जॉब से रिलेटेड, फाइनेंशियल हो गया, कभी हेल्थ से रिलेटेड, कभी पार्टी में जाना, तो आप इफेक्टिवली 300 दिन पढ़ रहे हो, ठीक है। 300 दिन में 10 घंटे का एवरेज लाना, एवरेज पढ़ाई, बैठना नहीं है कि बैठे हैं और इंस्टा भी चल रहा है, फेसबुक भी चल रहा है, नो, फेसबुक तो खैर आप चलाते नहीं होगे अब, वो तो पॉसिबल नहीं है। आप इनिशियली मिनिमल प्लान करते हो, मिनिमलिस्ट अप्रोच में जाते हो। अगर आपने क्लासेस ऑफलाइन ज्वाइन किए तब तो आपको कोई चॉइस ही नहीं है, क्लासेस के बाद आपको 3-4 घंटे देने ही पड़ेंगे। बट मान लो आप 5 से 6 घंटे एवरेज पढ़ते हो, 5 से 6 घंटे बहुत अच्छा टाइम है, इसमें एग्ज़ाम निकलता है, मेजॉरिटी ऑफ पीपल 5 से 6 घंटे में करते हैं। मैं मान लो 6 घंटे पढ़ता हूँ, ठीक है, तो 300 इंटू 6 कितने हो, 1800 घंटे। 1800 घंटे में आप देख लो कब प्री करोगे, कब मेंस करोगे, ऑप्शनल करोगे, स्टैटिक, करंट अफेयर्स, सारी चीज़ें। तो आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि प्रीलिम्स के लिए अगर आपने सिनॉप्सिस का GS ज्वाइन किया तो ठीक है, नहीं तो यूट्यूब पे भी ना आपको शॉर्ट प्लेलिस्ट मिलेंगी। इतनी भी शॉर्ट नहीं होनी चाहिए कि 2.5 घंटे 3 घंटे में एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ा दी, नो, वो सब नहीं है। 8 से 10 घंटे में एंशिएंट हिस्ट्री ख़त्म होती है, पूरी ख़त्म हो जाती है, एटलीस्ट लेक्चर्स में।
राइट। तो टाइम जब आप देखो तो आपको 3-4 तरह से देखना पड़ेगा। एक तो आपको डिवीज़न करना पड़ेगा वर्टिकल, वर्टिकल मतलब प्रीलिम्स के लिए, मेंस के लिए और ऑप्शनल के लिए। फिर इनमें आप डिवाइड करोगे कि स्टैटिक क्या है, करंट अफेयर्स क्या है, पीवाईक्यू क्या है, आंसर राइटिंग कितनी करनी है, लेक्चर्स कितने देखने, वो सब चीज़ें आपको ध्यान रखनी होंगी। इस लेक्चर में फ़िलहाल इतना ही। अगले लेक्चर में हम मिलेंगे, बेसिकली कुछ मुद्दों को लेके या पीवाईक्यू से रिलेटेड कुछ चीज़ें देखेंगे कि प्रीलिम्स में किस तरह से पीवाईक्यूज़ रिपीट हो रहे हैं एंड उनका रोल क्या है, कैसे आप उसको अपने लिए मैक्सिमम यूटिलाइज़ कर सकते हो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। कोर्सेज एंड फ्री मटेरियल और ऑप्शनल की ब्लॉगिंग के लिए भी, जैसे पीएसआईआर की ब्लॉगिंग बहुत बढ़िया चलती है, फॉरेस्ट्री ऑप्शनल की ब्लॉगिंग बहुत बढ़िया चलती है, ज्योग्राफी ऑप्शनल की ब्लॉगिंग हमने करना शुरू की है अभी रिसेंटली। तो पढ़ो एक बार, देखो, समझो कंटेंट होता क्या है। आप एक चीज़ मान के चलो कि कंटेंट पे सीरियसली कोई भी काम नहीं कर रहे हैं एक्सेप्ट 1 और 2 इंस्टीट्यूट्स, और उसमें सबसे ज़्यादा आपको सिनॉप्सिस दिखेगा। जब भी आपको डाउट हो कि कंटेंट मेरा ठीक है नहीं ठीक है, बस सिनॉप्सिस के कंटेंट से आप रेफरेंस ले लो, देख लो, आइडिया लगेगा। अगर ब्लॉग पे अवेलेबल है या जैसे भी आपके पास चीज़ें अवेलेबल है, देखो, मैच करो एंड वहीं स्टॉप करो। सो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब ध्यान रखिए। ओके, बाय।